of normal pivot Here raise. we have a majestic liftoff of LVM-3 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। India has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. Can you believe it? We, that all of us, have actually begun the exploration of another world. Come with us. We are going to the moon. India has done it. India has made space history, becoming the first nation to successfully land a spacecraft on the moon's south pole. Chandrayaan-3 lander point is known as Shiv Shakti. A moment of history for the country. It was a tense final 6 minutes. India just landed on the moon. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंद्रयान, उसका लैंडर और रोवर प्रज्ञान कुछ हफ्तों से खामोश है। चंद्रमा का वातावरण बेहद कठोर और चैलेंजिंग होता है। यहाँ एक रात 14 दिनों तक चलती है, जिसका मतलब है कि प्रज्ञान और उसका लैंडर बिना किसी एनर्जी सोर्स के एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर का सामना कर रहे हैं। चंद्रमा पर तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए घातक हो सकता है। लेकिन उम्मीद है कि जब सूरज फिर से उगेगा और रोवर के सोलर पैनल्स को ऊर्जा मिलेगी तो शायद वे फिर से एक्टिव हो सकें। चंद्रयान मिशन कई मायनों में खास और ऐतिहासिक था। यह भारत का चंद्रमा पर पहला सफल लैंडिंग मिशन था और इसे बहुत ही कम बजट में पूरा किया गया। इस मिशन की टोटल कॉस्ट केवल $75 मिलियन थी, जो चीन के उनके लूनर मिशन के खर्च का आधे से भी कम है। मात्र 14 दिनों की ऑपरेशनल पीरियड में इस मिशन ने चंद्रमा के साउथ पोल के करीब के उस हिस्से में महत्वपूर्ण प्रयोग और खोजें की, जिसके बारे में आज तक पूरी दुनिया को बहुत कम जानकारी थी। पिछले कुछ सालों में दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र के सतह के नीचे वाटर आइस मौजूद है, जिसका उपयोग पीने के पानी, ब्रीथेबल ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए किया जा सकता है। हालांकि चंद्रयान सीधे साउथ पोल पर नहीं उतरा, लेकिन यह चंद्रमा के उस हिस्से में गया जहां तापमान बेहद कम होते हैं। तो चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव इतना ठंडा क्यों है? इसकी वजह यह है कि चंद्रमा पर कुछ क्रेटर्स ऐसे हैं जो कभी भी सूर्य की रोशनी पाते ही नहीं। उदाहरण के लिए नॉर्थ पोल के पास स्थित हर्बिट क्रेटर में अब तक हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा तापमान दर्ज किया गया था, जो -250 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा चंद्रमा पर रात इतनी लंबी क्यों होती है? इसका कारण कि चंद्रमा का पृथ्वी के साथ एक विशेष संबंध है। चंद्रमा लगभग 28 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसका एक ही चेहरा हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। इस वजह से चंद्रमा का एक हिस्सा 14 दिनों तक सूर्य की रोशनी में रहता है और दूसरा हिस्सा 14 दिनों तक अंधकार में डूबा रहता है। इस चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर के बावजूद जैसे ही चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर सतह पर उतरे, उन्होंने तेजी से अपने सोलर पैनल्स को सूर्य की ओर मोड़ दिया। रोवर प्रज्ञान, जो केवल 50 वॉट की ऊर्जा का उपयोग करता है, लगभग 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से सतह पर चला। चंद्रयान 3 न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की जा सकती हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि जब चंद्रमा पर सूरज फिर से उगेगा तो क्या प्रज्ञान और उसका लैंडर फिर से जीवित हो पाएंगे? रोवर का अपने डेटा को सीधा पृथ्वी तक भेजने का कोई सीधा तरीका नहीं है, इसलिए यह एक छोटी एंटेना के जरिए डेटा को लैंडर तक ट्रांसमिट करता है। लैंडर से डेटा ऑर्बिटर को भेजा जाता है और ऑर्बिटर के माध्यम से पृथ्वी पर रिले किया जाता है। यही कारण है कि रोवर को लैंडर के 500 मीटर के दायरे में रहना पड़ता है ताकि कम्युनिकेशन लिंक बना रहे। रोवर मुख्य रूप से ऑटोनोमस है, लेकिन भारत की ग्राउंड टीम तय करती है कि इसे कहां जाना है। रोवर उन निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है।
रोवर के सामने 2 हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे हैं जिनका उपयोग ये सामने आने वाली बाधाओं को डिटेक्ट और अवॉइड करने के लिए करता है। इस सिस्टम ने मिशन के शुरुआती दिनों में रोवर की मदद की थी जब यह 4 मीटर चौड़े गड्ढे की ओर बढ़ रहा था। रोवर ने खतरा भांप कर खुद को रोक लिया और दूसरी दिशा में मुड़ गया। चंद्रयान और उसके रोवर को चांद की रात के दौरान सरवाइव करने के लिए 200 डिग्री सेल्सियस तक का अत्यधिक तापमान सहना पड़ता है। रोवर में सिर्फ 10 एम्पियर की छोटी बैटरी है, लेकिन यह पूरे 14 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिजली खत्म होने पर रोवर के पास अपने हीटर्स को चलाने का कोई तरीका नहीं है जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑपरेशनल रख सके। भारत के लिमिटेड बजट के कारण रोवर के इलेक्ट्रॉनिक्स को चांद की रात की भीषण ठंड से बचाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इस वजह से रोवर का सरवाइव करना पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। वहीं चीन के रोवर्स में RHU रेडियो इजोटोप हीटर यूनिट नामक एक छोटा डिवाइस होता है जो चंद्रमा की रात के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स को गर्म रखता है। इस डिवाइस में प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो धीरे धीरे डिके होकर लगातार हीट जनरेट करते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, इसी वजह से भारत के रोवर के पास इस विकल्प का अभाव था और उसे लो पावर मोड में डालना पड़ा। फिर भी चंद्रमा पर 14 दिनों का यह मिशन भारत के लिए एक बड़ी सफलता रही। कुछ दिनों बाद रोवर ने अपने लेजर स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग चंद्रमा की सतह पर मौजूद एलिमेंट का पता लगाने के लिए किया। इस तकनीक में लेजर बीम से सतह पर फायर की जाती है जिससे सतह का एक छोटा हिस्सा प्लाज्मा में बदल जाता है। प्लाज्मा से निकलने वाली लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से अलग अलग वेवलेंथ्स में तोड़ा जाता है। हर एलिमेंट के पास अपनी एक यूनिक वेवलेंथ होती है। वह उसी वेवलेंथ पर प्रकाश को अब्सॉर्ब या इमिट करता है जो उसका स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट होता है। इस फिंगरप्रिंट को लैबोरेटरी डेटा से कंपेयर करके पता लगता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स सरफेस पर मौजूद हैं, जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ये तकनीक चंद्रमा के केमिकल कॉम्पोजिशन जानने में मदद करती है। उनको काफी सारे एलिमेंट्स मिले। इस मिशन में एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन और सिलिकॉन जैसे काफी इंपॉर्टेंट तत्व मिले। यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी वहाँ पर मौजूद है। ये सभी तत्व आगे चलकर माइनिंग के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा लगता है कि चंद्रयान के 14 दिनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था वो सरफेस के नीचे ही हुआ। मून की फॉर्मेशन और उसकी सब सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में जो भी हम जानते हैं वह मोस्टली थ्योरीज पर बेस्ड है। मूल रूप से हम सोचते हैं कि चंद्रमा का जो अंदर का कोर है वह ठोस आयरन का है जो मेंटल और क्रस्ट से घिरा हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि चांद के बारे में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक हम नहीं जानते, जैसे कि वो कैसे बना। जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के हिसाब से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था और उसी से चंद्रमा बना, और उसके सरफेस पे जो क्रेटर्स हैं वो एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स के वजह से है। बट अंदर से मून एग्जैक्टली कैसा है ये अभी भी साइंटिस्ट्स पता लगा रहे हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि सरफेस के नीचे आखिर है क्या, चंद्रयान लैंडर ने जमीन में 10 सेंटीमीटर गहरा एक टेम्परेचर सेंसर ड्रिल किया। इस सेंसर का नाम शास्ते है। ये माना जा रहा था कि चंद्रमा का साउथ पोल काफी ठंडा होगा, -20 डिग्री के आसपास, पर ये उससे कहीं ज्यादा गर्म है, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बट सरफेस के 8 सेंटीमीटर के गहराई में जाने पे टेम्परेचर एकदम से गिर गया और ये -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। सतह से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर तापमान में 70 डिग्री सेल्सियस का बड़ा अंतर देखा गया। जहां अर्थ या मार्स जैसे ग्रहों पर इस गहराई पे तापमान में थोड़ा सा चेंज होता है, वहीं चंद्रमा पर 8 सेंटीमीटर नीचे टेम्परेचर में हेवी ड्रॉप साइंटिस्ट्स को सरप्राइज कर रहा है। चंद्रमा की सरफेस पे डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट्स कर पाना एक बड़ी अचीवमेंट है जो 21वीं सदी में सिर्फ भारत और चीन ने हासिल की है। ऑक्सीजन और सल्फर खोजने के साथ साथ प्रज्ञान हाइड्रोजन भी ढूंढ रहा है जो कि सरफेस के नीचे बर्फ के होने का एक और इम्पोर्टेंट साइन हो सकता है। लेकिन रोवर और लैंडर के लिए काम करते रहना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि चंद्रमा पर रात के दौरान सब कुछ ठंडा और निर्जीव हो जाता है। इंजीनियर्स ने सूर्य की दिशा का ध्यान रखते हुए रोवर के सोलर पैनल को इस तरह से सेट किया ताकि 14 दिन बाद जब रोशनी वापस मिले तो वो बैटरी को चार्ज कर सके और रोवर अपनी खोज को जारी रख सके। फिर 3 सितंबर को प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया। कुछ समय बाद उनकी बैटरी खत्म हो गई और पृथ्वी से हर तरह का संपर्क टूट गया।
चंद्रयान 3 को इसलिए बनाया गया था कि वो चांद की रात में भी सरवाइव कर सके। एक्सपेक्टेशन ये थी कि 22 सितंबर के आसपास जब सूरज वापस उगेगा तो सोलर पैनल्स बैटरीज को रिचार्ज कर देंगे और सारे सिस्टम्स ऑटोमेटिकली फिर से एक्टिव हो जाएंगे। मगर इतनी उम्मीद होने के बाद भी रोवर और लैंडर से कोई कनेक्शन वापस नहीं बना और अक्टूबर के लास्ट में फाइनली ये कंफर्म हो गया कि दोनों व्हीकल्स के सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया है। इसरो के इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया कि हार्ड वेदर कंडीशंस और मिशन डिजाइन की कुछ लिमिटेशंस ही इस कॉन्टैक्ट के टूटने का रीजन रहा होगा। अब समय आ गया कि हम एक साइंटिफिक नजरिए से समझें कि चंद्रयान के साथ आखिर हुआ क्या होगा। लूनर एनवायरनमेंट में और भी काफी टफ चैलेंजेस हैं जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन गई होगी। लूनर डस्ट, चंद्र की धूल यानी रीगलिथ, एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये इतनी ज्यादा अब्रेसिव होती है कि सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को बिल्कुल डाउन कर देती है। ऊपर से ये डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स के परफॉर्मेंस में भी इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं। चंद्रयान 3 के संपर्क खोने का सबसे बड़ा कारण है चंद्र की कठोर रात। चंद्र के ध्रुव पर रात काफी लंबी होती है, लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर। इस दौरान टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतनी ठंडी कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बैटरी का काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। चंद्रयान 3 में थर्मल मैनेजमेंट के लिए RHU नहीं था। RHU रेडियो एक्टिव डिके यूज करके हीट प्रोवाइड करता है जिससे इंस्ट्रूमेंट्स का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। चीन के चांग-ई 3 मिशंस में ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी और इसलिए वो लूनर नाइट में भी सर्वाइव कर पाए। चंद्रमा के पोल्स पे रात में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतने कम तापमान पर बैटरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो स्लो हो जाते हैं और अल्टीमेटली बैटरी डेड हो जाती है, मतलब वो फिर से चार्ज नहीं हो सकती। चंद्रयान 3 की बैटरीज भी थर्मल स्ट्रेस को झेल नहीं पाई होगी। चंद्रमा पर पृथ्वी जैसे मैग्नेटिक फील्ड का शील्ड नहीं है, इसीलिए सोलर रेडिएशन से बचने का कोई तरीका नहीं है। रात में डायरेक्ट रेडिएशन नहीं होती, लेकिन जो पहले रेडिएशन पड़ी थी और जो कांस्टेंट कॉस्मिक रेज आती रहती हैं, वो धीरे धीरे ऑनिक पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं जिससे वो अंततः खराब हो जाएंगे। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद चंद्रयान 3 ने अपने एक्टिव टाइम में काफी वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट किया, जैसे कि एल्यूमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व खोजे, जिनसे पता चलता है कि चांद के ध्रुवों के नीचे बर्फ हो सकती है। लेकिन चंद्रयान का कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए उसमें हाई टेक सिस्टम्स जैसे RHU और सुपर स्ट्रॉन्ग थर्मल इंसुलेशन शामिल नहीं किए गए थे। चंद्रयान 3 का कांटेक्ट खो जाना कोई मिशन का अंत नहीं है, बल्कि एक सीख है। ये मिशन हमें बताता है कि चंद्रमा का वातावरण कितना कठिन है और भविष्य के मिशंस के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है। ये सब कहना आसान लगता है, लेकिन उन्हें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना टेक्निकली और फाइनेंशियली चुनौतियां से भरा होता है। इस मिशन से मिली सीख अगले चंद्रयान और किसी अन्य अंतरिक्ष मिशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। आने वाले मिशंस में चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा ताकि चंद्रमा के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को बेहतर तरीके से समझा जा सके। ये मिशन एक रिमाइंडर है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक सफर नहीं, एक सीख है। हर स्टेप हमें अगले बड़े कदम के लिए तैयार करता है।